हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। अपन फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिए थे, अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट पढ़ लिए थे, अब क्या पढ़ना है, द्रव अवस्था पढ़ना है, द्रव के बारे में पढ़ना है। तो आपका पूछा था कि सॉलिड में क्या आपका आकार और आयतन निश्चित होता है, तो आकार और आयतन निश्चित होता है। संपीड़न होता है कि नहीं, तो संपीड़न सॉलिड में नगण्य होता है, स्पंज में थोड़ा होता है, यानी कि स्पंज में आपका संपीड़न होगा, किंतु आपका सॉलिड में जैसे आपका शुगर के क्रिस्टल हैं और ये आपके नमक सॉल्ट के क्रिस्टल हैं, इसमें जो है तो इसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। इनको आप जिस भी पात्र में रखेंगे उसी तरह से रहेगा। इसका मतलब सॉलिड का आकार और आयतन जो है तो निश्चित होता है। अब द्रव अवस्था में देखिए क्या इसका आकार और आयतन निश्चित होता है कि नहीं। तो निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय पदार्थ लेना है। विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, जो लिक्विड है और उसे फर्श पर डालेंगे तो क्या होगा, फैल जाएगा। किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। यानी कि पात्र लेना है कई प्रकार का और उसमें क्या करना है, 50 ml माप करके डालना है पात्र में। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है, ये देखना है कि इसका आयतन क्या निश्चित है कि नहीं। लिक्विड का प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है, यानी कि जो आपका लिक्विड होता है इसका आयतन एक समान रहता है। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, जी नहीं। द्रव का आकार इसलिए एक समान नहीं रहता कि जिस प्रकार के पात्र में आप द्रव को डालेंगे उसी प्रकार का आकार ले लेगा। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है, इसमें बहने का गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो जब द्रव है, लिक्विड है, तो बहने का गुण पाया जाएगा। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। यानी कि द्रव का जो आकार है तो जिस प्रकार के पात्र में डाल देंगे उसी आकार का हो जाएगा, किंतु इसका क्या है, आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्या होते हैं, ये तरल होते हैं, लिक्विड। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। यानी कि ठोस और द्रव गैस तीनों में क्या है, विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। यानी कि सॉलिड के जो कण रहेंगे तो बिल्कुल पास पास सटे हुए रहेंगे, और जो लिक्विड है, जो द्रव है, इसके कण में क्या होगा, थोड़ा रिक्त स्थान बाकी रहेगा। अब गैसियस स्टेट में देखिए क्या बोल रहा है कि आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर में बहुत सारे गुब्बारों से हवा भरता है। उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, जो सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस भरी हुई है। क्रियाकलाप 1.11 यानी कि 1.11 100 ml की 3 सिरिंज लें और उसके सिरे को रबर के कार्क से बंद कर दें। 3 सिरिंज लेना है और कार्क यानी कि लकड़ी का जो रहेगा ढक्कन, यानी कार्क से क्या करना, बंद कर देना है, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। ये देखिए 1.4 में जिस प्रकार से ये दिखाया गया है। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, दूसरी में जल और तीसरे में चाक के टुकड़े भर दें। यानी कि 3 लेना है सिरिंज और एक में क्या करना है, एक में हवा, दूसरे में जल और तीसरे में चाक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं और सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें कि किसमें कितना दबाव लगता है। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करें, यानी कि उसे क्या करना है, दबाना है, संपीड़ित करने की कोशिश करें।
आपने क्या देखा किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला जाता है? अपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? देखिए, जब पहले आप किस में क्या क्या है, पहले में क्या है आपका जो है तो सिर्फ वायु है, हवा है, दूसरे में जल है, तीसरे में चाक है। जब वायु है तो उसमें आसानी से पिस्टन दब जाएगा, फिर जल है तो थोड़ा सा बल लगेगा, फिर चाक है, सॉलिड है, तो उसमें और ज़्यादा जो है तो दबाव देना पड़ेगा, यानी और ज़्यादा बल का उपयोग होगा। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या है? सीएनजी का उपयोग किया जाता है। आप लोगों का क्वेश्चन है एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है, यानी कि जो खुशबू फैलती है तो उसका रीजन क्या है? तो विसरण है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे आसपास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से हो जाता है। ये देखिए क्या है, सॉलिड में देखिए, ठोस में किस प्रकार से कण जो है तो एक लाइन से बिल्कुल देखिए किस प्रकार से पास पास में ये जो है तो कनेक्ट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फिर इसमें द्रव में देखिए तो इसके कण क्या है? थोड़े दूर दूर हैं। अब गैस में देखिए इसके बहुत ही दूर हैं। तो सबसे ज़्यादा संपीड़ितता का गुण किस में पाया जाएगा? तो आपका गैस में पाया जाएगा। चित्र 1.5 ABC पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। 1.4 में देखिए, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, यानी कि जल एक ऐसा आपका मैटर है जो तीनों अवस्था में रहता है। आपका सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसियस स्टेट में भी रहेगा। ये आपका एक क्वेश्चन है, इसे जो है तो आप नोट कर लीजिएगा कि जो आपका तीनों स्टेट में कौन पाया जाता है? तो जल पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जल वाष्प। तो देखिए क्या है, जब ठोस के रूप में जल को पूछे तो क्या है? बर्फ है, और जब द्रव के रूप में पूछे तो जल है, जब गैस के रूप में पूछे तो क्या है? जल वाष्प है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जब सॉलिड रहेगा तो उसके कण सभी पास पास आ जाएंगे, द्रव होगा तो थोड़ा दूर होगा, गैस अवस्था में होगा तो और ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, जैसे अपन डायग्राम में भी देखे हैं। क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? जरूर खोजना चाहिए। 1.41 तापमान परिवर्तन का प्रभाव। देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है ये इसमें बताएगा। क्रेकलाफ 1.12 में एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तन हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें, यानी कि जब सॉलिड को आप गर्म कर रहे हैं तो कब इसे प्रेक्षण करना, ऑब्जर्व करना है कि जब इसमें नीचे से आप जो ये बर्नर जला के टेम्परेचर दे रहे हैं तो कितने टाइम में जो है तो ये आपका सॉलिड जो है तो लिक्विड में चेंज होता है।
अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर के माप पर बराबर नज़र रखे रहें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प ना बन जाए, यानी कि लिक्विड के बाद क्या बनेगा, जल वाष्प बन जाएगा। जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। मतलब आपको जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से जो है तो जल वाष्प बनेगा, गैसीय अवस्था में चेंज होगा, तो इसे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तन हो जाता है, जिसे न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बन जाता है। वह है उसका क्या होता है, गलनांक कहलाता है। यानी कि जब सॉलिड द्रव में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, उसका गलनांक हो जाएगा। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है कि जब गलनांक में चेंज होता है तो उसके जो है तो कण कितने पास पास में कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो किसके, इसका क्या दिखाता है, जब ठोस गलनांक में परिवर्तन यानी कि द्रव में जब परिवर्तन होता है तब उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उसके जो है तो बताता है कि कण के बीच में कितनी घनिष्ठता है। बर्फ का गलनांक कितना है, 273.15 केल्विन है। यानी कि बर्फ का जो बर्फ से जल बनेगा तो उसका जो है तो आपका कितना टेम्परेचर में बनेगा, तो 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको नोट करना है। तापमान के अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन है। 0 सेल्सियस में कितना है, 273.15 केल्विन होता है। केल्विन होता है, केल्विन में कितना है आपका, देखिए एसआई मात्रक क्या है, इसका केल्विन होता है, जीरो होता है। फिर क्या है आपका सी यानी कि सेल्सियस कितना, 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम दशमलव का पूर्णांक बनाकर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन ही मानते हैं। तापमान के माप केल्विन में से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। तो इसे हम एक शार्ट से नोट्स बनाएंगे और आपको बता देंगे कि किस प्रकार सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस में करेंगे, डिग्री सेल्सियस से किस प्रकार से केल्विन में करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये जो है तो इसे क्वेश्चन आपका आएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। यानी कि जो ठोस है और जब वो गलती है, गलने की प्रक्रिया यानी कि जब उसमें जब तापमान समान रहा जाता है, क्योंकि उसका जो ठंडा इतना जो आइस है उसे जो क्या करेंगे, उसको जब टेम्परेचर देते हैं और धीरे धीरे किसमें परिवर्तन होता है, जल में होता है। तो क्या बोल रहा है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, यानी कि जब तक वो लिक्विड बनता है तब तक उसका टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है, तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। यानी कि ऊष्मा को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषण कर लेता है और उससे क्या होते हैं, उसके जो तो कण दूर दूर टूटते हैं और फिर वो लिक्विड में चेंज होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है और यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 273 केल्विन है, क्योंकि जो आपका जो डिग्री सेल्सियस था उसमें क्या था आपका 273 होता है, और इसमें 100 जो है तो जोड़ देंगे तो कितना केल्विन में कितना हो जाएगा इसका जल का जो है तापमान जो है, यानी कि आपका जो वाष्प जो सॉलिड से उसमें जाता है इसका टेम्परेचर कितना होता है। जब डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 273 होगा, 273.15 जो अपन देखे थे। और जब आपसे केल्विन में पूछेगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है वाटर बॉयल होता है, इसीलिए जो है तो क्या हो जाएगा केल्विन में कितना हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। सॉरी गाइज, यानी कि 273 प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा 373 केल्विन हो जाएगा। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। अब देखिए क्या है, यहाँ सॉलिड है, लिक्विड है, गैसीय अवस्था। जब सॉलिड को ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा द्रव अवस्था में बदलेगा। जब द्रव को और ऊष्मा देंगे तो क्या हो जाएगा गैसीय अवस्था में चेंज हो जाएगा। और जब गैस को ठंडा करेंगे यानी कि शीतलता देंगे तो क्या हो जाएगा द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। फिर द्रव को भी और ठंडा करेंगे, जैसे आप देखिए पानी को जब आप रखते हैं द्रव अवस्था में रहता है और उसे और ज़्यादा ठंडी फ्रिज में मिलती है, आप फ्रीजर में रखते हैं तो क्या होता है उससे जो है तो सॉलिड में चेंज हो जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रकार से इसका प्रोसेस चलता है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर गैस से जो है तो फिर लिक्विड, और लिक्विड से आपका सॉलिड हो जाता है। क्रियाकलाप 1.13 में देखिए, थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में यानी कि चाइना डिश में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा चित्र 1.7 में दर्शाया गया। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। ये देखिए इसमें जो है तो क्या है आपका कपूर रख देना है। ये चीनी मिट्टी की प्याली है, अभी बर्नर है, और इसमें क्या यहाँ पर देखिए रुई का एक टुकड़ा लगा दिया गया और उल्टा रखा गया है कीप में, और वाष्प बनकर कपूर क्या होगा उड़ेगा, इसमें से उड़ जाता है। तो कपूर में कौन सी प्रोसेस होती है तो ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस होती है, यानी कि ये लिक्विड में चेंज नहीं होता, सीधे गैस में बदल जाता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाता है आपका कपूर। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनाने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। फिर 1.42 दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या है? तो हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़ित करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? तो जी, जो गैस की बात है तो उसमें क्या हो जाएगा दूरी कम हो जाएगी और कण जो है तो पास पास हो जाएंगे। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? हाँ। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है।
दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए कण दूर दूर है, फिर यहाँ पर देखिए ये पिस्टन लगा के दबाया गया, फिर यहाँ पर देखिए ये तीसरे नंबर पर बिल्कुल पास पास आ गया। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। यानी कि दाब के बढ़ने से, दाब बढ़ाएंगे किसी चीज़ का और टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उसमें जो है तो गैस अवस्था में है तो किस में चेंज हो जाएगा, द्रव अवस्था में बदल सकती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। यानी कि इसका ठोस, द्रव, गैस है, तीनों किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दाब और तापमान के ऊपर, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर करेंगे। अब इसमें देखिए फिर से इसमें बताया गया है और इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। देखिए और कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको डाउनलोड करना होगा। देखिए सॉलिड से द्रव, आपको लिक्विड से गैस अवस्था में क्या होता है, जब ठोस से द्रव में जाता है तो क्या होता है, संगलन होता है, यानी कि गलनांक होता है। फिर द्रव से आपका गैस अवस्था में बदलने के लिए क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। फिर गैस से आपका ठोस में बदलने के लिए क्या होता है, निक्षेपण होता है। फिर इसके बाद ये देखिए कि ठोस जो है तो ठोस को क्या करना, जब आपको ये गैस अवस्था में पहुंच गया ना, अब गैस अवस्था से जो है तो आपको जब सॉलिड में होगा तो क्या हो जाए, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलेगा तो क्या उनसे विधि होती है, ऊर्ध्वपातन होता है। क्योंकि ये गैस यानी कि जो ठोस है द्रव में बिना परिवर्तन हुए डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। फिर इसके बाद गैस को जब संघनन करते हैं उसे, तो उससे क्या होता है, यानी कि संघनन करेंगे तो उससे जो है तो क्या हो जाएगा, आपका गैस जो है तो धीरे धीरे किस में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाएगी। द्रव को और ज़्यादा जब ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसे अपने कॉपी में बना लेना है कि जब सबसे पहले ठोस द्रव में कब परिवर्तन होता है, जब उसे संगलन करते हैं, यानी कि उसे गलाते हैं तब होता है। फिर द्रव का वाष्पीकरण होगा तो गैस में बदल जाएगा। और जब गैस से डायरेक्ट जो है तो ठोस में, ठोस से डायरेक्ट गैस में, तो क्या होता है, जब गैस से ठोस में बदलेगा तो निक्षेपण होगा, जब ठोस से गैस में डायरेक्ट होगा तो आपका ऊर्ध्वपातन होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण है। वाष्पीकरण 1.5 पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये भी नोट करना है कि आपका जो दाब होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। इसे जो है तो आपको नोट कर लेना है। और एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है आपका, 0.01 × 10⁵ पास्कल होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। यानी कि आपको एसआई मात्रक पूछेगा अगर आपका दाब का क्या होता है, तो पास्कल होता है। ऐसे पी ए से ये डिनोट करते हैं। ये देखिए कैपिटल पी है, स्मॉल ए से। गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले देखिए कारक कौन कौन से हैं। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें।
खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रख करके उसे अपनी कक्षा के किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट करें। अब देखिए आपको 5 ml जल लेना है और इसको 3 प्रकार से रखना है। एक तो क्या करना है, खुली कि चीनी मिट्टी के प्याले में 5 ml लेकर क्या करना है, एक को खिड़की में रखना है और फिर खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखना है। दूसरे को अलमारी में रखना है और इसका क्या करना है, चीनी मिट्टी के रख करके कक्षा के किसी अलमारी में रख देना और टेम्परेचर नोट करना। इन सभी स्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। यानी कि जो देखिए जिसका पात्र बड़ा होगा और खुले में होगा तो उसका वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, और जो बंद पात्र में रहेगा तो उसका क्या है, वाष्पीकरण देरी से होगा। बारिश के दिन में इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। तो बारिश के दिनों में नमी रहती है, इसलिए जो है तो जल्दी वाष्पीकरण नहीं होगा। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। तापमान का प्रभाव, सतह का या क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। यानी कि जो वाष्पीकरण है तो किसके साथ जो है तो कब बढ़ती है, जब उसका जगह बढ़ेगा, सतह बढ़ेगा तो उसके जो है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर, जो तापमान बढ़ने पर कण में क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जल्दी से क्या है, जल का वाष्पीकरण हो जाएगा। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी कि जो जल वाष्प है उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। अब 1.5.2 में वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है। अब जब वाष्पीकरण का देखिए, वाष्पीकरण का शीतलता यानी कि ठंडाहट कैसे होती है। तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण क्या होती है, शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, देखिए जब आप कभी नेल पेंट लगा के देखिए नेल पॉलिश और उसे छुड़ाएंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ठंडाहट मिलती है। इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकरण हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म के दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल प्रदान करती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हमें क्या होती है, शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। आप देखिए ठंडा पानी ले लीजिए, फिर ठंडा पानी के गिलास के बाहर देखिए तो बहुत सारे बूंद जो है तो दिखने लगती हैं। तो किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेंगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर के कम हो जाती हैं और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है जो हमें जल की बूंदों के रूप में क्या होता है, नजर आने लगता है।
अब देखिए आपने क्या सीखा। जो हमने ये चैप्टर पढ़ा इसका सारांश है कि हमने क्या सीखा। तो द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसलकर व स्खलित हो जाती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। ये बात हम आपको बता दिए हैं। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाती है। जब सॉलिड से डायरेक्ट आप निक्षेपण करेंगे तो गैसीय अवस्था से किस में आ जाता है, सॉलिड में आ जाता है। जो अपन अभी जो देखे थे सॉलिड और लिक्विड और गैस का तीनों का प्रोसेस जो देखे थे। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच में के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। देखिए इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन निश्चित आपका आएगा ही आएगा कि वाष्पीकरण जो है तो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखिए सतह का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल कितना एरिया है जिसमें आप द्रव रखे हैं, और वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है। तापमान कितना है, आर्द्रता और वायु की गति वाष्पीकरण के ठंडक उत्पन्न करती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि क्षेत्रफल के ऊपर, तापमान के ऊपर और वायु या कि आर्द्रता है, नमी है, या कि ह्यूमिडिटी है, या कि वायु है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण के गुप्त उष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त उष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। कुछ मापने योग्य राशियाँ हैं और उनके मात्रक हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए राशि है, मात्रक है, प्रतीक है। तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन है, केल्विन को किसका प्रतीक क्या है, के है। लंबाई मीटर है और स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। संघनत्व किलोग्राम है तो इसे किससे, केजी से है। भार क्या है, न्यूटन को भार को जो तो न्यूटन से दर्शाते हैं और इसे जो तो प्रतीक क्या है, एन है। आयतन को घन मीटर से तो मीटर क्यूब है। घनत्व को किलोग्राम प्रति घन मीटर से तो किलोग्राम मीटर पर क्यूब है। दाब को किससे, पास्कल से। पास्कल का एसआई मात्रक क्या है, पीए है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो प्रतीक है सब क्या है, एसआई मात्रक हैं। अब क्वेश्चन आंसर जो तो नेक्स्ट डे होगा। तो बेटा आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, और आप लोगों को जो भी न समझ में आए तो आप लोग जो है तो हमें जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो, और हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज। और जो भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछिए। और नेक्स्ट जो है तो आप लोगों को हाँ और कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप लोगों को बताना है। क्या बताना है, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इनके फार्मूले आपको बताना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।